वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द फ्री हिट शो। आज मैं और अबू बकर बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर टीम टू वाइट वॉश साउथ अफ्रीका इन ओडीआईज। अबू बकर क्या कहना चाहेंगे इस पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मैं भी हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने ज़ाहिर है बहुत अरसे बाद एक अच्छी टीम के साथ खेला है और जीता है और वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में पहले किसी ने वाइट वॉश नहीं किया, तो स्पेशली रिजवान एज अ कैप्टन क्या स्टार्ट है यार ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा प्रूव हो रहे हैं क्योंकि मतलब दिस इज पाकिस्तान आपकी बॉल तो मेरे पास 3 स्पिनर्स हैं। अब तो भाई वाइट बॉल में भी वही बात आ गई है। वो आप पाकिस्तान कितने अरसे से कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। सुफियान भी आ गया है, अराफात से भी बॉलिंग करवा ली है और अबरार से भी बॉलिंग करवा ली है, नुमान और साजिद, हाँ, और जाहिद ने भी तो बॉलिंग किया। 3 स्पिनर्स का रूल पक्का है भाई, कोई भी जिंदगी में मसला हो 3 स्पिनर लाएं। और रिजवान की कैप्टनसी आपने मेंशन की तो आई थिंक काफी अच्छा प्रूव हो रहा है। दिस इज पाकिस्तान्स थर्ड सक्सेसिव ओडीआई सीरीज विन ऑन द ट्रॉट। बिल्कुल, ये काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि रिजवान को कैप्टन होना चाहिए, और जब भी कैप्टनसी चेंज की बात आई है तो उसमें पता नहीं क्या क्या रीजंस आई है कि रिजवान अभी इस वजह से नहीं बने, अभी उस वजह से नहीं बने। इवन जब वो वाइस कैप्टन था रिजवान, बाबर कैप्टन था, तो उसके बाद शाहीन कैप्टन बने, रिजवान बीच में से मिस हो गए जब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर थे। तो खैर जो भी है, देर आए दुरुस्त है, रिजवान जो है कैप्टन बने और उसके बाद जो है रिजवान ने ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जीती है, अभी साउथ अफ्रीका में जीती है। इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट टेक्टिकल चीज़ जो मैंने नोट की है हर मैच के जो हम जीते हैं, उसमें यह है कि हमने मिडल ओवर्स में विकेट्स लिए। दैट इज समथिंग जिसके साथ कैप्टन का लेना देना है। आप बॉलिंग जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट वगैरह होती है उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, और हमारे बॉलर्स की भी काफ़ी आई थिंक इस पर दाद देनी चाहिए। सारों ने आई थिंक शाहीन ऑल्सो बॉल्ड रियली वेल, हसनैन ऑल्सो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। मतलब जिसे कहते हैं ना कंप्लीट वेल राउंडेड टीम एफर्ट थी। हर बंदे का इनपुट था। और रिजवान का तो हम देखते हैं कैप्टनसी मतलब बिहाइंड द स्टंप्स वो पूरा टाइम लेते हैं फील्ड सेटिंग करने के लिए, हर बंदे के लिए अलग प्लान है। अब शाहीन ने जो लास्ट मैच में क्लासन को आउट किया, दैट वाज वेरी गुड प्लान इस सेंस में। अच्छा, मैंने ये देखा शाहीन को 4 चौके पड़े हैं एक ओवर में और कोई 5000 ट्वीट आ गए कोई 1 मिनट में। वो क्या कि शाहीन जो है वो उसने मार खा लिया क्लासन से, अच्छा बैट्समैन है भाई। ये मॉडर्न डे गेम है, इसमें मार लगनी है। 400 रन आपने खाए भी हैं, 300 आप बनाना भी शुरू हो गए हो, तो दैट मीन्स के अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही कि एक बंदा अगर एक मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहा है दैट मीन्स कि वो पूरे मैच में अच्छी बॉलिंग करेगा। ऐसे ओकेजन्स आएंगे आपको 15-20 रन लग जाएंगे। और साउथ अफ्रीका में जो ओडीआई क्रिकेट है दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, आपने शाहीन की बॉलिंग की बात की, मुझे ना बड़े अरसे बाद वो एक बहुत अच्छा एग्रेशन नजर आया जब उन्होंने जो उनके ओपनर हैं लेफ्ट हैंडेड, उसने उनको चौके मारे जरा एक दो, उसके बाद जो बाउंसर करके आउट किया और जो शाहीन ने एग्रेशन शो किया, मैं कहता हूं लाजवाब। टिपिकल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर स्टाइल था कि जो है ना आजा देखता हूं तुझे, मतलब बाउंसर मारा है और लिटरली उसको सही प्रॉपर लगा है और वो आउट भी हो गया। तो खैर बात करने का शाहीन वाली मकसद ये था, एक तो शाहीन जबरदस्त चीज़ पाकिस्तान के लिए ये कि शाहीन कम बैक कर चुके हैं और मतलब अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और 140 प्लस जो है ना शाहीन क्लिक कर रहे हैं। ये जो है ना खून बढ़ाने वाली बात है एज अ पाकिस्तानी फैन। तो यार खैर शाहीन ने जो क्लासन को आउट किया था, वो मैं ये रिजवान की बात करना चाह रहा हूँ कि रिजवान ने उसको पता था कि ये शाहीन को भी लगेंगी बाउंड्रीज, लेकिन उन बाउंड्रीज में क्या आया, विकेट। बाकी बस कुट खा रहे थे। मतलब ये नहीं है बाकी ने बॉलिंग बुरी की है, लेकिन शाहीन इज क्वालिटी बॉलर ना। आपने बॉलिंग कमबैक की बात की तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। सुफियान मुकीम को शुरू में थोड़े से ना रन्स लग रहे थे, बट उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया और अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो शो की है उससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। वो तो नहीं, उसके बाद उन्हें रन्स पड़े हैं बड़े, 2-3 ओवर, फिर उसके बाद उन्हें कमबैक किया, जो विकेट्स लिए हैं। और एक मैं बड़ा इंप्रेस हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो जगह है ना, उसको बड़े प्लेयर्स कहते हैं इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू बैट ऑन। माइक हसी ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है। तो पाकिस्तान की ये बड़ी बात है कि हमेशा मतलब दिस इज़ आवर थर्ड ओडीआई सीरीज विन इन साउथ अफ्रीका। तो मतलब एक 2013 में हुई, एक 2021 में हुई और अब इधर। तो पाकिस्तान मतलब आई थिंक दे हैव क्रैक्ड द कोड इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल कह सकते हैं पाकिस्तान ने अब ये तीसरी दफ़ा है पिछले 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर ये सीरीज़ जो जीती है। लेकिन जो बैटिंग वाली बात है, आई थिंक दैट इज़ मोर अबाउट टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आजकल की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें साउथ अफ्रीका में बहुत रन होते हैं। क्योंकि अभी हमने इंडिया का देखा है कि मैच में 2-2 सेंचुरीज, तो इस तरह की चीज़। लेकिन जो अबरार वाली आपने बात सॉरी मुकीम वाली बात की है, तो सुफियान मुकीम यार इस चीज़ में कैप्टन का लेना देना होता है। अगेन रिजवान की जहाँ पे बनता है बिल्कुल, और आपको पता है आपके बॉलर को रन लग रहे हैं, ठीक है, उसने एक ओवर उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए फिर दिया, लेकिन उसको रन लगे, उसको हटाया है। और फिर जब लेके आए तो आपका लीडिंग विकेट टेकर इस मैच का कौन है, सुफियान मुकीम। सो रिजवान की कैप्टनसी ने बिल्कुल, उसमें प्लेयर्स भी डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन का तो रंग ही बदल गया, मतलब लाइक शाहीन का वापस आना फॉर्म में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट देता है आपको, कॉन्फिडेंस देता है आपको एज अ पाकिस्तान फैन। आपने टेस्ट का मेंशन किया है, तो उसमें अब पाकिस्तान मतलब इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान
पाकिस्तान किस तरीके से इस मोमेंटम को कैरी कर सकता है इन टेस्ट मैचेस और नॉट। द ओनस विल बी ऑन शान मसूद के अब वो रिजवान ने जो मोमेंटम सेट करके दिया है क्या वो पाकिस्तान के लिए अब मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। और मतलब साउथ अफ्रीका इज़ वेरी डिफिकल्ट, दे आर मोस्ट लाइकली टू प्ले द फाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो काफ़ी मुझे लगता है इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। अब तो पाकिस्तान सेटल इन भी हो गया काफ़ी साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में और वो सारा कुछ। बिल्कुल यार, जब टेस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली कप्तान का तो रोल है ही है। क्रिकेट में कैप्टन का जो रोल है ना वो सबसे ज़्यादा होता है फील्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे पूरी टीम का रोल है और ये परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस तो देगी। लेकिन शान मसूद जो है ही इज़ द मैन जिसने साइम अयूब को बैक किया है। मैं ये स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ कि साइम अयूब को T20 वर्ल्ड कप के बाद लोग कह रहे थे यार टेस्ट में से भी ड्रॉप करो, लेकिन कैप्टन जो शान मसूद है उसने बैक किया कि भाई टेस्ट एक खेला है, उसमें चाहे जितने भी रन हुए हैं, वैसे तो थोड़े बहुत किए थे लेकिन जितने भी किए मैं उसको टेस्ट में से क्यों ड्रॉप करूं, वो T20 में फेल हुआ है। तो फॉर्मेट मिक्सिंग अवॉइड किया उन्होंने। अब उस चीज से क्या फायदा हुआ है? साइम के ऑलमोस्ट 25-30 जो इंटरनेशनल मैचेस हो गए, अब उसके बाद साइम ने कैसा परफॉर्म करना शुरू किया, सेटल इन होना शुरू हो गया। 2 सेंचुरीज तो साउथ अफ्रीका में लगा दी हैं। आजम खान ने भी स्टोरी लगाई हुई थी कि जब आप प्लेयर्स को सही तरीके से बैक करते हो ना, तो आई थिंक वो अपना दुख चाहे थोड़ा इजहार कर रहे थे तो वो फिर अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर मोहम्मद हारिस का मेंशन करता हूँ क्योंकि ये बड़ी जेन्युइन बात है। आप अक्सर मजहर अरशद ये मेंशन करते हैं कि यार बटलर और स्टोक्स का अगर स्टार्ट ऑफ द करियर आप देखो तो उनको टाइम लगा है सेटल होने में, और हर प्लेयर को लगता है। सही बात है। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर का जो टेस्ट करियर का स्टार्ट था दैट वाज नॉट दैट गुड। मिकी आर्थर ने उनको बैक किया। होते हैं जो कि इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो साइम अयूब जो है भाई उनकी ये इस सीरीज में जो परफॉर्मेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में स्टार्क आप ये भी नहीं कह सकते कि कमजोर बॉलिंग थी क्योंकि रबाडा को आप मार रहे हो, जेनसन को मार रहे हो, स्टार्क को, कमिंस को। तो साइम अयूब में पोटेंशियल टैलेंट सब कुछ है लेकिन अब परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है जो लोगों को पसंद है। 50 सेंचुरीज वो भी आ रही हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट थोड़ी सी पाकिस्तान वनडे टीम, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर थोड़ी सी बात करें तो उस साइड पे अब आईसीसी का जो डिसीजन वो फाइनल आ गया है कि हाइब्रिड मॉडल जो है 2024 से लेकर 2027 तक फॉलो होगा, जिसमें 2 टूर्नामेंट्स जो इंडिया में होने और एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, उसमें दोनों टीम्स एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो करेंगी जिसमें पाकिस्तान अपने मैचेस जो इंडिया में टूर्नामेंट होगा वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगा और जो इंडिया के मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के हैं वो पाकिस्तान में वो इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। तो ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की हार है? क्या ये एक उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है? किस तरीके से देख रहे हैं आप ये? यार हार जीत ये तब बनी है जब सोशल मीडिया पे लोगों ने और मीडिया पे लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया। जर्नलिस्ट दोनों साइड के लड़ते रहे, हम देखते रहे ना ट्विटर पे, चाहे किसी ने मजा लिया चाहे किसी ने एंजॉय किया, जो भी किया, लेकिन लड़ते रहे हैं लोग। हमने देखा जो बोर्ड्स के अलावा जो मीडिया और फैंस, तो अब इसलिए वो हार जीत वाला मसला बन गया। वरना ये है कि अब ये एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है रीजंस को छोड़ के, ठीक है। तो वो सोल्यूशन अब कोई ना कोई अगर आपको फाइंड करना तो वो यही हो सकता है कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लो, लेकिन उसमें हमें यह है कि अगर इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान जाके न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता है तो इंडिया पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट्स है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता है, ये तो हो गया बराबर। लेकिन जैसे पाकिस्तान लास्ट ईयर एशिया कप में गया तो वो हमने अपना वर्ल्ड कप तो इंडिया के अंदर खेला। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने शुरू में इंडिया को फेवर दी, 2023 का एशिया कप हाइब्रिड तरीके से खेलने दिया। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें पाकिस्तान वहाँ गया और इंडिया में जाके मैचेस खेले। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने 2 फेवर्स दी इंडिया को, एशिया कप एक तो हाइब्रिड अलाउ करके और फिर वर्ल्ड कप में जाके। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओनस या आप जैसे कहते हैं ना इंडिया की जो BCCI की तरफ ज़्यादा उनको फेवर कर रहा है, क्योंकि हम लोग उन्हें 2 दफ़ा फेवर कर चुके हैं। और उससे पहले अगर देखा जाए पीछे चले जाएं तो 2012 में हम एक बायलैटरल सीरीज भी खेल चुके हैं, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला है, 2011 में भी ओडीआई वर्ल्ड कप खेला है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पीसीबी ने अपना थोड़ा फुट स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पीसीबी के लिए थोड़ा सा ना मतलब पीसीबी की हार है। नहीं, आई थिंक पीसीबी ने काफ़ी अच्छा केस लड़ा है यार, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, हार जीत हमने बना ली है। पीसीबी ने अगर इस चीज़ पे बीसीसीआई को ले आए, देखिए आपने खुद ही बोला ना कि लास्ट ईयर हमने खेला एशिया कप, उनको हाइब्रिड मॉडल दे दिया। अब जब वर्ल्ड कप की बात आई तो आईसीसी टूर्नामेंट था, तो ये बात कह के पाकिस्तान गया था कि ये आईसीसी टूर्नामेंट है। आईसीसी टूर्नामेंट में इंडियन मीडिया ने भी बोला कि हम आईसीसी टूर्नामेंट में तो जाएंगे, ठीक है। अगर वो अब आईसीसी टूर्नामेंट में से भी फिर गए हैं तो अब पाकिस्तान ने तो फिर भी मान गया हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी शर्त रखी है कि भाई अब हाइब्रिड मॉडल तब होगा जब आने वाले इवेंट्स जो इंडिया में होंगे, विमेंस वर्ल्ड कप हो गया, मेंस का T20 वर्ल्ड कप हो गया, तो अगले 4 सालों के अंदर ना हम आपके मुल्क में जाके खेलेंगे ना आप इधर आके खेलोगे, तो बराबर बराबर करो। तो आई थिंक आने वाले टाइम के लिए तो बराबर हो गया, लेकिन पीछे डेफिनेटली यार वो ये होता है, जब वर्ल्ड कप की बात थी, अभी चेयरमैन और बोर्ड और है पाकिस्तान का, तब और था, तो आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी अपने बोर्ड में होती है, हाँ वो भी एक पॉलिसी होती है कि यार लास्ट टाइम हमने आपसे ये बात की थी, अभी वो चेंज होती है।
लेते। चलें, अब हमारी टीम की भी बात हो गई, पाकिस्तान की बोर्ड की भी बात हो गई, अब जो हमारी अपनी लीग है उसकी बात करते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी कुछ न्यूज़ आ रही है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स को शायद रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रहा है उन पे, जिस तरह पीसीबी भी करता रहता है। एनओसीज़ का थोड़ा इशू आ रहा है। जो प्लेयर्स की क्रिकेट एसोसिएशन है वो शायद कह रही है प्लेयर्स को कि आप जाओ। आई थिंक जॉनी बेयरस्टो और जिमी एंडरसन जैसे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में पिक नहीं हुए, तो शायद उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पीएसएल में आए और पीएसएल को 4 चांद लगाएं। तो मतलब ये थोड़ा सा एक टसल है। आई थिंक इसमें पीसीबी को मेरे ख्याल से इंटरवीन करना चाहिए कि दे मेक श्योर कि ईसीबी अलाउज देयर प्लेयर्स टू कम एंड प्ले इन द पीएसएल। 4 चांद से मतलब 6 था ना, 4 6 एक ओवर में। तो यार बेस्टो, विलियमसन, वार्नर, इंग्लिश प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं तो उनमें बटलर, तो यार अब बटलर तो खैर आईपीएल में साइंड है ना, तो वो तो हमारा क्लैश हो रहा है। तो खैर जो नहीं है इंग्लिश प्लेयर्स और भी हैं, तो उसमें यह है कि ये तो बोर्ड की अपनी पॉलिसी है। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या है कि मैंने जो कुछ इनसाइड न्यूज़ आउट आई हैं वो ये है कि डायरेक्ट साइनिंग्स पे बात हुई है पीएसएल फ्रेंचाइजीज के बीच में, और 2 फ्रेंचाइजीज जो कि नाम आया लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, वो नहीं माने इस बात पे कि डायरेक्ट साइनिंग्स होनी चाहिए, जैसा कि खबर आ रही है। ठीक है, तो अब ये आई थिंक सो कि ये होना चाहिए, क्योंकि पीएसएल का रूल ये है कि सारी फ्रेंचाइजीज एक बात पे मानेंगी तो वो काम होगा। तो अब इस पे अगर वो 2 टीम्स नहीं मानी तो ये नहीं हुआ। लेकिन अगर डायरेक्ट साइनिंग्स होती ना हम, तो ये आप फॉर एग्जाम्पल लाहौर कलंदर्स को ही ले लो, वो जॉनी बेस्टो के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, उसको 3-4 साल के लिए साइन करते हैं। तो इस तरह करके आप बड़े प्लेयर्स और बड़े नाम ला सकते हो। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि पीएसएल में जैसे पहले बड़े प्लेयर्स आए हैं, क्रिस गेल आए हैं और भी बड़े प्लेयर्स आए हैं, मैकलम आए हैं, तो इस तरह करके अभी भी वो काम करने के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट साइनिंग्स होंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन पीएसएल 10 के बाद टीम्स भी ऐड होंगी और टोटल रूल्स भी आई थिंक नए बनेंगे, तो ये थोड़ी सी एक्साइटिंग चीज़ है कि अगले साल से शायद ये डायरेक्ट साइनिंग्स को पक्का हिस्सा बना लिया जाए, या मे भी पाकिस्तान भी ऑप्शन पे चला जाए। ऑब्वियसली अब पीसीबी को स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसको और लुक्रेटिव बनाने के लिए। एक और जो मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम हमेशा देखते हैं कि जो लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं वो बहुत मतलब अक्सर होता है कि सारों को उस तरह की रिटायरमेंट नहीं मिलती जिस तरह की वो डिज़र्व करते हैं या उनको जिस तरीके से सेंड ऑफ होना चाहिए। मैं इतना शॉक हुआ हूँ कि रवि अश्विन, जो कि मेरे पर्सनली आई थिंक आई वुड गो ऑन रिकॉर्ड टू से कि अश्विन मेरे फेवरेट इंडियन क्रिकेटर हैं। द वे मतलब जिस तरीके से वो उनके ना मतलब जब वो बोलते हैं तो पता लगता है कि कोई इंटेलिजेंट बंदा, इंटेलिजेंट क्रिकेटर बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं बड़ा शॉक हुआ यार कि वो इंडिया मतलब मिड सीरीज रिटायरमेंट हो गई है, 500 से ऊपर टेस्ट विकेट्स हैं, मतलब लेजेंडरी प्लेयर है कितना, और वो मतलब इतने सडन साइन ऑफ हो रहा है। मुझे तो बहुत मैंने सुना है कि फैमिली ने भी यही बोला कि हमारे लिए सरप्राइज था, तो दैट मींस कि दैट वाज प्योरली अश्विन्स डिसीजन। और थोड़ा सा ना वो क्योंकि सीएसके में रह के और मतलब धोनी के अंडर खेले ना, मुझे वो लगता है वो वाला इफेक्ट आ गया उन पे। और नहीं, धोनी तो रिटायर ही नहीं हो रहा। रिटायर उसी तरह हुए ना एकदम से, बस बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि रिटायर हो। यार वो तो अब बार-बार फिर भी खेलते रहते हैं ना, कि वो हर साल लगता है कि ये लास्ट आईपीएल है। वो यार आईपीएल नहीं, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ओके, लेकिन वो जो कंसिडर मी रिटायर्ड फ्रॉम दिस मेनी आवर्स। लेकिन जो अश्विन है, हाँ बिल्कुल यार सेम, अश्विन मेरे भी बहुत फेवरेट है और अश्विन को मैं सुनता भी हूँ, और अश्विन बड़े मज़े के इंसान है जब आप उनको सुनते हैं। ठीक है, और मेरी तो ड्रीम है यार कि मैं कभी अश्विन को होस्ट करूँ। ऐसा मज़ा आता है ना उनको सुनने का, काश वो इधर आए फिर हम उनको होस्ट करें, मज़ा ही आ जाए। तो आप उनको नेट बॉलिंग करना, वो ओपनिंग बैटर भी थे। तो अश्विन जो है यार, अश्विन का बिल्कुल सरप्राइजिंग थी उसकी रिटायरमेंट, लेकिन डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस टू हिम। इतना ज़बरदस्त करियर और इतने आउट किए हैं और अपने मुल्क के लिए, ज़ाहिर है इंडिया के लिए वो खेले हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी रिटायरमेंट जो है ना वो काफ़ी सरप्राइज थी। अगर पता हो कि आपका ये टेस्ट लास्ट है और फिर उस तरह से करके आपको गॉड ऑफ फन मिला, तो वो एक सेपरेट चीज़ होती है, वो फैंस को भी अच्छा लगता है। जैसे सचिन का मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रिटायरमेंट रिसेंट ईयर्स में, पिछले 10 साल से पहले जो हुए हैं कुछ, और इस तरह करके बड़े बड़े। पाकिस्तान में तो ये कल्चर नहीं है कि हमें पता हो कि आखिरी, हाँ मिसबाह यूनुस का हुआ है, दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि वो दोनों डिजर्व भी करते हैं। डिजर्व तो हर कोई करता है, लेकिन पता नहीं चलता, किस्मत होती है ना, क्या अच्छे तरीके से रिटायर हो जाए। नाज़र अली का सही तरह रिटायरमेंट नहीं हुई थी, बट उनका पता चल गया था ये लास्ट टेस्ट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने ये सुना था कि वो चाहते थे कि वो 100 टेस्ट खेलें। हाँ बिल्कुल, बट चलें, इंडिया के अजहर भी चाहते थे वो 100 टेस्ट खेलें, हमारे भी अजहर भी चाहते थे, बट दोनों को मौका बिल्कुल भी नहीं मिल सका। और मतलब इन ऐसे रिटायरमेंट्स वाले मौक़ों पे ना मुझे एक बड़ी खुशी होती है। मैंने जिस तरह जब रिटायरमेंट अनाउंस करने से पहले ना अश्विन विराट कोहली के पास गए हैं, तो उनका एक मोमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो एक इंडिया के जिसे कहते हैं ना पिनिकल क्रिकेटर्स, वो विराट कोहली ने जिस तरह उनको एम्ब्रेस किया, हग किया, वो मेरे लिए भी एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था यार। मतलब वो कह रहे थे कि यार इतना सबसे ज़्यादा इमोशनल जो बंदा कभी खुद भी होता है ना, मैं इंजमाम वाली रिटायरमेंट पे मैं था तो छोटा ही, लेकिन
डेफिनेटली जो जितना देखा था मैं काफ़ी हुआ था। सही बात है। तो आप किस पे हुए थे? यार मैं मिसबा यूनिस वाली रिटायरमेंट पे ना इमोशनली मैं उस वक्त जिस तरह यासिर शाह ने वो एंड पे विकेट ली थी ना, मैं तो सोशियोलॉजी की मैंने बुक पकड़ी हुई थी, मैं छलांगे मारा था लाउंज में रात के 2 बजे, इतना खुश हो गया था मैं। बट ये तो चलता रहेगा एज फैंस। ऑब्वियसली हमें रिटायरमेंट के दुख भी होती है और खुशी भी होती है कि इतना कमाल प्लेयर रिटायर हो रहा है। दैट इज़ इट फॉर टुडे फॉर आवर व्यूअर्स। लेट अस नो अबाउट योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफ़िज़।